प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी का। अपना 28 नवंबर को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें मैं आप लोगों को जीके के एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज हम लोग जो जीके के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। देखिएगा पेपर बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि एक ही श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको? आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 9 अक्टूबर 2024 को कितनी रेपो रेट की दर घोषणा की। देखो, रेपो रेट वाली जो होती है ना, ये मौद्रिक नीति के द्वारा जारी की जाती है और ये बदलती रहती है ना। ये हर 3 माह से बदलती रहती है, ध्यान रखना। मॉनिटरी पॉलिसी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 जो होते हैं वो किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य, 3 आरबीआई के और 3 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं प्यारे बच्चों 3 आरबीआई और 3 सरकार के। ठीक है। और अध्यक्ष जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। चलो आगे आ जाओ। आगे अगर हमें बातें बताऊं आप लोगों को, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि 26 जून 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ बोलते हैं, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंतर्गत, नई दिल्ली लिखेंगे हम लोग, है ना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है प्यारे बच्चों। ठीक है। इसमें भारतीय नौसेना को सौंपा है पनडुब्बी रोधी युद्धक नहीं, मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेट चीप रॉकेट, जिसको MOCR बोला जाता है। वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर समीर कावत है। कौन है? डॉक्टर समीर कामत। आप कमेंट में बताओ दे कि इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखो, साइंस के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अच्छी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, जो आपको विक्रांत सर करवाएंगे कुछ ही समय बाद में। उसके बाद में आता है ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब किया? 10 जनवरी 2024 से 18 जनवरी। देखो, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो इस मंत्रालय के द्वारा लोग इनके पास जाकर के अपने सजेशन दे सकते हैं, सजेशन ले भी सकते हैं इनसे। तो इन्होंने ये जो वीक किया था 10 जनवरी से 18 जनवरी 2024 तक। चलो आगे आ जाओ। इनमें से कौन सी टीम है वो 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण की विजेता रही थी? कौन सी रही थी? केकेआर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर के कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इनके कैप्टन थे। और उपविजेता अगर आप लोगों को पूछ ली जाए तो उपविजेता थी दोस्तों SRH, सनराइज हैदराबाद। कौन थी? सनराइज हैदराबाद। और अब तक सबसे ज्यादा जो आईपीएल का खिताब जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है 5 बार, जिसके कैप्टन पहले रोहित शर्मा हुआ करते थे, वर्तमान में हार्दिक पांड्या है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखिएगा। देखो, अब की बार अब आईपीएल से पूछा है ना, तो हो सकता है अगली एग्जाम में आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप से पूछा जा सकता है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3-4 शिफ्टों के अंतर्गत क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले में आप लोगों को दिलीप ट्रॉफी से पूछा गया था। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों को विजय हजारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, वहां से पूछ लें। 2024 के आम चुनाव में कर्नाटक की मंड्या संसदीय सीट से विजयी हुए और भारी उद्योग मंत्री बनने वाले कुमार स्वामी किस राजनीतिक दल से थे? तो इनका राजनीतिक दल है जनता दल। अब आपके दिमाग में आता है सर क्या सभी के याद रखने हैं क्या? नहीं, जो फेमस पर्सनैलिटी होती है ना उनका पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मोदी जी चुनाव कहां से लड़ते हैं, तो मोदी जी का आपको पता होना चाहिए वाराणसी से, वाराणसी या बनारस।
ठीक है, जैसे राजनाथ सिंह जी है, लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चलो अब ये बताओ तुम लोग, स्मृति ईरानी ने चुनाव कहां से लड़ा था, वहां से वो हार गई थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे 2023-24 के अनुसार 2023-24 में 15.3 गीगावाट की वृद्धि के बाद भारत की संचयी संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 30 अप्रैल 2024 तक कितनी पहुंच गई है? 82.64 गीगावाट। कितनी? 82.64 गीगावाट। और भारत में सबसे ज्यादा जो सौर ऊर्जा के अंतर्गत पहला स्थान है वो कौन से राज्य का है, बताओ देखिए आप लोग। और भारत का 2025 तक कितना लक्ष्य रख रखा है भारत सरकार ने गीगावाट के अंतर्गत? ठीक है, आगे आ जाओ। भारत और अमेरिका ने प्रथम सांस्कृतिक समझौते कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट सीपीए पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए थे? तो ये किया था 26 जुलाई 2024 को। भारतीय संस्कृति मंत्री और अमेरिका के वहां जो डेलीगेट्स है उनके साथ ये समझौता हुआ था। आपस में एक दूसरे देशों में संस्कृति के आदान प्रदान के रूप में हमने ये समझौता किया है। चलो आगे आ जाओ। 2024 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के बीच युवाओं की आदान प्रदान यात्रा में यूथ एक्सचेंज विजिट का आयोजन किया गया है, जिसमें पी पर अर्थात पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी पर ध्यान फोकस किया गया है? इसका नाम था युवा संगम। कई बार आपने सुना होगा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। भारत की 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। युवाओं की। युवा किन्हें माना जाता है? जिनकी उम्र 35 वर्ष से नीचे है। WHO के द्वारा युवा उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी एज है वो 35 साल से नीचे है। ठीक है, चलो तो आगे आ जाओ। पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के सह ध्वजावाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक कहां पे हुआ था? फ्रांस के अंतर्गत 2024 का। और 2028 का ओलंपिक कहां पे होगा? वो होगा लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स के अंतर्गत होगा। क्या भारत में आज तक कभी ओलंपिक हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। लेकिन 2036 ओलंपिक की भारत और दक्षिण कोरिया दोनों दावेदारी कर रहे हैं, अभी तक किसी को नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है ना। और मनु भाकर और पियार श्रीजेश हॉकी के प्लेयर थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की थी दोस्तों। ये समापन समारोह में थे। अब तुम कमेंट करके बताओ उद्घाटन समारोह के अंतर्गत पेरिस ओलंपिक में कौन ध्वजावाहक थे? और साथ में आप लोगों को पेरिस पैरालंपिक में भी समापन समारोह है और उद्घाटन समारोह में दोनों में ध्वजावाहक कौन थे उस व्यक्तियों का नाम याद रखना है। चलो आगे आ जाओ। आगे आप लोगों के सामने है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना जीके के क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। ये पूरे क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। अब आगे जो आप लोगों का एनालिसिस होने वाला है वो मैथ्स का होने वाला है। आकाश सर करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के ऊपर ये लो सर, आप लगाओ तब तक मैं आपका पहला क्वेश्चन बता दूं। जी सर, धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्शन देखते हैं कि किस क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो अभी सर ने आप लोगों को बताया कि जो हम 28 तारीख की शिफ्ट चल रही है, 28 तारीख की पहली शिफ्ट की बात करें तो जीएस के किसी क्वेश्चन में शायद ऑब्जेक्शन सर ने बताया नहीं है कि ऑब्जेक्शन है। बताया क्या सर? किसी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं भी आपका टाइम ज़्यादा ना खर्च करते हुए बता दूं कि किसी मैथ के क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन का मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि मैथ का कोई ऑब्जेक्शन किसी क्वेश्चन में है। उसके लिए हम एक बार सभी क्वेश्चंस पे एक बार नज़र मार लेते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें सिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है आपको कि सिखाया जाए, केवल ये एक देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर सही दे रहा है कि नहीं। जैसे इसका आंसर है तो ये बिल्कुल सही दे रखा है भाई। इसको इधर ले आएंगे 0.009 अपॉन 0.01 बराबर के है। तो के का मान अगर देखो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे 1 अंक के बाद, तो नीचे एक और अंक ले लो आप, हो गया। ऊपर नीचे 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव खत्म। अब दशमलव खत्म। तो फाइनली क्या बचा? 9/10 और 9/10 यानी 0.9 होता है। तो कोई ऑब्जेक्शन इसमें लगाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। आगे मैं बात करूं तो इससे आगे की बात करेंगे 7/13। तो ये 7वां क्वेश्चन मेरे दोस्त, परिमाप का जो अनुपात होता है, परिमाप का जो अनुपात होता है मेरे साथी,
वो किसके बराबर होता है? अगर आप लोगों को मैं बता दूं, परिमाप का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के बराबर होता है। यानी कि ABC का परिमाप अपॉन DEF का परिमाप। तो ABC की भुजा, तो अगर ABC की BC भुजा ली है तो BC के पैरेलल EF ही हम पता कर पाएंगे, और ये EF की लंबाई पूछ रहा है। तो आप जानते हो सर 15 पंजे 75 और 5 से 8 बार, तो एक EF इधर जाएगा गुणा होकर और 8 ऊपर जाएगा, तो EF का मान 8। यही इसने दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर है 13, जिसपे हमारा मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और देखो ये एक क्वेश्चन है, इसका मान होता है cos 2 थीटा। इसका मान k है, तो 1 माइनस के और 1 प्लस के दे रखा है। तो cos 2 थीटा के 3 मान होते, 4 मान होते cos 2 थीटा के। तो आप लोग जानते हैं सर एक k का मान, अगर k का मान cos 2 थीटा है तो 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये वैल्यू बतानी है। और आप लोगों को मैं बता दूं मेरे दोस्त कि यहां से भाई cos 2 थीटा के 2 मान हैं, मुझे ये एक गायब करना है। तो एक मान होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, या 1 माइनस 1 प्लस साइन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक मान होता है cos 2 थीटा का। और 1 प्लस cos 2 थीटा का एक मान ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो माइनस, जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा माइनस से माइनस खत्म, ब्रैकेट हटाऊंगा माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, तो फाइनल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो बनता है tan स्क्वायर थीटा। उसने बिल्कुल सही दिया हुआ है कि सर tan स्क्वायर थीटा ये बनेगा। 13 के बाद अगर मैं बात करूं 15वें नंबर पे, इस पे कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 292929 है तो 29/99, ये आपको सही दे रखा है 15वां क्वेश्चन। 15 के बाद अगर बात करूं 17वें क्वेश्चन में, तो ये देखो कारों की संख्या पूछी है। 2012 और 2013 में मिलाकर कारों की संख्या कितनी है? तो 2012 में 45 है और ये 40 है, तो 45 40 85 बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर बात करी जाए 24वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24वें क्वेश्चन में सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो 2488 में जोड़ा जाए, जिससे 3 4 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो? तो पहली बात तो ये पता चल रहा है सर 5 से विभाजित होना है तो इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 में क्या जोड़ोगे? अगर इस 8 में मैं 8 जोड़ूं तो 0 और 5 यूनिट डिजिट नहीं बनता। 8 में मैं ये जोड़ूं तो बन सकता है, 8 में 4 जोड़ने पे नहीं बनता। तो या तो 42 या 32। अगर मैं इसमें 42 जोड़ता हूं तो 8 और 2 10, 4 और 8 12 और 1 13, और आप देखोगे ये बनेगा 25। लेकिन ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कटते, तो 42 हम लोग नहीं जोड़ सकते, हमें 32 ही जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन बेसिकली नहीं है, ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। 24वें क्वेश्चन में भी बात करें 25वें क्वेश्चन में की, तो 25वां क्वेश्चन कहता है अनीता और सुनीता की आयु का अंतर इतना है 5 साल पहले। अंतर कभी चेंज नहीं होता, तो 5 वर्ष पहले यानी 2019 में अनीता सुनीता से 3 गुना अधिक है, तो ये अंतर 5 साल पहले भी 30 का रहेगा। 2 का मान 30 तो 1 का मान 15। तो भाई अगर किसकी पूछ रहा है? सुनीता की। तो सुनीता की आयु कितनी है? 5 साल पहले है 15 वर्ष, और आज पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में 5 साल और बढ़ेगी यानी ये 20 साल है। बिल्कुल सही दे रखा है, कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्शन लगाने की, कोई जरूरत ऑब्जेक्शन लगाने की नहीं है। तो 25 के बाद अगर मैं देखूं 32वां क्वेश्चन है हमारे पास जो इस चीज को सॉल्व करेगा आगे। ये क्वेश्चन है 32वां। 5 क्रमागत सम संख्या, भाई क्रमागत सम संख्या है तो लगातार हैं, तो इसमें भाग दे दो 5 का। 5 का भाग दोगे तो आप बोलोगे 5 सत्ते 35, बचा दो 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो लगातार सम संख्या है। इससे अगली सम संख्या 746, अगली 748, इससे पहले 742, उससे पहले 740। अब इसने पूछा है उनमें तीसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग, यानी इसका और इसका योग पूछा है। तो 746 का डबल होगा 1492। बिल्कुल सही दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो 37। इस क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को पता है सर 2 साल में इतना, 3 साल में इतना। 1 साल में ब्याज कितना मिला? 5 में से 0, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 14 में से 8 गया 6, और 60 में से 3। 36.15 का ब्याज मिला 1 साल में। अपॉन प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा 57.578.4, और गुणा आप करोगे 100%, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 6.25%, जो कि होता है मेरे दोस्त 6.14%। 6.25% बनेगा, जो कि 6.14 है। मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक हमारा जो फंडा है केवल और केवल इसके उद्देश्य ये है कि हम लोग इसके क्वेश्चंस को देख पाए कि हाँ जी इनमें ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। सीखना कोई उद्देश्य इसमें खासा नहीं है।
एक ये क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं आयतन दे रखा है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच 70 है, तो आप बताओ ये 5500 दे दिया, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे 7 से 10 बार, 0 से 0 खत्म, 22 से इसे काटोगे, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बचा 10, 22 पंजे 110, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 25, आर का मान 5 और व्यास पूछा यानी 2r यानी मान 10, और ये इसने 10 ही दे रखा है, इसने मान 10 ही दिया हुआ है। तो 38 के बाद हमारा क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बिल्कुल सही दे रखी है औसत दूरी। भाई जाते समय उसकी चाल 5 किलोमीटर 1 घंटे में, आते समय 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो समय बराबर कितना हुआ 1 घंटे और 15 मिनट। 15 मिनट को बोल सकते हैं 1/4 घंटा, यानी आते समय लग रहा है 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटे। कितने किलोमीटर में? 5 किलोमीटर में। तो चाल हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 5 से 5 खत्म, आते समय चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दो चाल आपको पता है 5 और 4, तो दोनों की दूरी बराबर है, तो ये फॉर्मूला 2 गुणा 5 गुणा 4 अपॉन 2 गुणा a प्लस बी 2ab अपॉन a प्लस बी। तो आप देखोगे ये हो गया 40/9, और ये इस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, तीसरे में जो उसने दे भी रखा है। उसके अलावा 40 के बाद हम 43वें क्वेश्चन पे चलते हैं कूद के। ये कह रहा है इनका योग बताओ, इसमें से इन दोनों का योग, पहले इन दोनों को जोड़ो। x इधर है, हाँ जी, 2x में से 5x गया तो ये बना 3x माइनस का, इधर y नहीं है तो ये माइनस का 3y, और z 7 4 11z, ठीक है, ये बना 11z। ये घटाना है 13x माइनस z में से, किस में से? 13x, ये 13x और माइनस z में से घटाना है। तो घटाते में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, आपको पता है, 13x और 3x 16x, उस ऊपर y है ही नहीं तो प्लस का 3y, माइनस का z माइनस का 11z माइनस का 12z। आप देखो ये दे तो रखा है 16x प्लस 3y माइनस 12z। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है हमारा 40 43 के बाद 45वां क्वेश्चन कैसे करोगे? पावर माइनस में है तो अपॉन में ले जाओ, 0.4 की पावर, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो। 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब होता है अंडर रूट में 0.4 की पावर 3, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में 0.4 की पावर 3। तो 1 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 0.04 है भाई, यहाँ 0.04 है तो बनेगा 0.2 की पावर 3, 0.2 की पावर 3 बनेगा, इसको बोलेंगे 0.0008। और भैया 8 को दशमलव हटा के 1 2 3 0 125 बनेगा, ये इसने दे रखा है। मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल सही दे रखा है 45वें क्वेश्चन में भी। और 50वें क्वेश्चन की आप लोग बात करें तो ये क्वेश्चन है, ये आपको पता है 40 आमों का क्रय मूल्य बराबर है 320 आमों के विक्रय मूल्य के। इसकी टोपी उसके सर क्रय मूल्य 320 की चीज 400 में बेच दी तो 80 का फायदा हुआ। चीज थी 320 की, गुणा 100%, आंसर आ गया 25%। बिल्कुल सही है 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें तो 60वें क्वेश्चन पे हमें जाना है। 60वें क्वेश्चन पे जाना है तो 60वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। एक उम्मीदवार को 70% मिले, 172 वोटों से जीता है, तो भाई 70% एक को मिले हैं तो दूसरे को मिले होंगे 30%। हार जीत का अंतर है 40%, लेकिन वो कह रहा है 172। टोटल वोट पूछिए, टोटल वोट होती है 100%, कितनी? और इसको 100%, 40 से 100 तक जा रहे हैं तो 2.5 गुना करते हैं, तो इसका भी 2.5 गुना करोगे, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 सत्ते 175, 5 180, 25 एकम 25, 18 43, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 430 वोट है टोटल। ये इसने बोल दिया 430 वोट हैं टोटल। क्या बोल दिया? 430 वोट हैं टोटल। इससे आगे के क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही आंसर दे रहा है 12। ए काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, तो इनका एलसीएम देखोगे, एलसीएम आ जाएगा 60। तो भैया ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4। अब कह रहा है बी ने 6 दिन काम किया, तो 6 दिन में बी ने 24 काम कर दिया, शेष बचा 36। 60 में से 24 हो गया तो ये ए ने करा होगा 12 दिन में। सही क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो 60 के बाद 61वां क्वेश्चन हमारा आंसर में, 61 हमने दे दिया। 61 के बाद 63 का क्वेश्चन का आंसर सिंपली आपको पता है सर, 3 बी का मान 4, 2 की जगह 4 तो 3 की जगह 6, 3 4 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। 63 के बाद अगर मैं बात करूं तो 66वें क्वेश्चन पे हमें जाना है। 66वां क्वेश्चन ये रहा, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर योग बताओ। पहली 8 कौन सी है? 2 3 7
7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 5 और रहेगी भाई, 2 3 5, इन्हें आप जोड़ोगे तो 77 है, 77 में 7 से भाग दोगे 11 आएगा, बिल्कुल सही है। 77 में 7 से भाग दोगे 11 आएगा, बिल्कुल सही है। तो 66 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये 74वें क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा, अब लास्ट, बिल्कुल 74वें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा लास्ट, और इसका आंसर भी सही है बिल्कुल। अच्छा ये भी है, इसका आंसर भी कोई दिक्कत नहीं है। 36 सेंटी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जो अर्धवृत्त है वो इस तरह से बनेगा, इसमें सबसे बड़ा ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या है 6, तो ये हिस्सा 6, ये हिस्सा 6, यानी ये क्या हो गया, 12 हो गया भाई, टोटल 12, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये दोनों यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, यहां हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो जब आप त्रिभुज के फॉर्मूले में इसे लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसमें यही आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ये इसका लंब, ये इसका आधार है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आंसर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों को केवल समझाने की बात है तो इसमें ये भी आंसर सही है। यानी कहने का मतलब है किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की, किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अभी साइंस की, तो साइंस अब विक्रांत सर आपको बताने जा रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन मैथ में तो है नहीं। आइए सर एक बार। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार साइंस के क्वेश्चन करे लेते हैं एएलपी में आए हुए। देखते हैं कोई उनमें गलत क्वेश्चन तो नहीं है, जल्दी जल्दी से एक बार देखे लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत निकलता है तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर कोई सिखाने या आप लोग सीखने तो आए नहीं हो, तो जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन केवल ये देखे लेते हैं, कोई गलत तो नहीं है, है ना, किसी का गलत आंसर तो टिक नहीं कर रखा आयोग ने। जल्दी, हाँ भाई ये रहा। तो ये कह रहा है यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए और अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो चालक का जो प्रतिरोध होता है आप सभी जानते हैं, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है ना, लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो आर होता है बेसिकली रॉ एल अपॉन ए, ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो अब इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर जो है वो बेसिकली चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब लंबाई को कर दिया इसने 3 गुना, जैसे ही लंबाई को 3 गुना किया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी, 3 गुना हो जाएगा। चलो आगे, सही लग रहा है इसका उत्तर, एकदम सही है। हाँ, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्न में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस, आप सभी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो, निकट की वस्तु तो साफ दिखती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, ये उल्टे होते हैं, ठीक है, ये आप लोग जानते हो बचपन से। तो इसमें जो है हमेशा अवतल लेंस का यूज किया जाता है, जैसे दूरदृष्टि दोष में उत्तल का किया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है, केंद्र पर अधिकतम होता है, बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है एकदम। चलो जी, हाँ, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में घटक के रूप में किया जाता है? तो प्रति अम्ल क्या होता है बेसिकली, प्रति अम्ल बेसिकली अम्ल के विरुद्ध कार्य करने वाले जो है कुछ पदार्थ होते हैं, और वो आमतौर पर क्षारीय होते हैं, ठीक है। अम्ल के विरुद्ध जो काम करेगा वो क्या होगा, आमतौर पर क्षार होगा। एसिड के विरुद्ध जो है क्षार काम करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को वो समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो एसिड है ना, एसिड अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके बनाते हैं साल्ट और बनाते हैं वाटर। आपने वो वाली इक्वेशन सबने पढ़ रखी होगी कि अगर HCl रिएक्ट करता है एक बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनाता है साल्ट NaCl नाम का, और H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ऐसे में आमतौर पर किसका यूज किया जाता है प्रति अम्ल के तौर पर? क्षार का। अब देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो जी आगे, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसमें अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है, ठीक। देखो, जब भी कभी अल्कोहल की बात हो रही हो तो आपको ऐसे में सफिक्स देखने को मिलेगा ऑल,
ठीक है, और इसका जो ग्रुप होता है OH, ऑल सफिक्स देखने को मिलता है। तो ऑल जो है ऑप्शन 1 में ही दे रखा है। ये यहाँ पे दे रखा है प्रोपेनल, यहाँ पे जो अल देखने को मिलता है वो एल्डिहाइड में देखने को मिलता है, ठीक है, एल्डिहाइड में अल देखने को मिलता है सफिक्स, ठीक। और जो ये नॉन है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन में जो ऑन है ये बेसिकली आपके कीटोन में देखने को मिलता है। ऑइक जो होता है वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलता है, ठीक। तो ये जो है इसमें ऑप्शन 1 ही जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है। चलो जी, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? अम्ल को जल में मिलाने पर क्या होता है, क्या होगा? अम्ल अगर जल में मिलेगा तो पहली बात तो वो H+ आयन देता है ना। अम्ल जल में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, जैसे क्षार OH- आयन देते हैं। दूसरा, जल के अणु के साथ ही अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इससे प्रति आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन नंबर 3। चलो जी आगे, चलो जी आगे। साइंस के क्वेश्चन अच्छी खासी संख्या में ऑब्वियसली होते ही हैं इस पेपर में ना। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के समान, कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क के प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़े रहते हैं। तो कप के समान जो भाग होता है नेफ्रॉन का वो क्या होता है? वो होता है बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन्स संपुट, ठीक है जी। बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन्स संपुट इस प्रकार का कुछ आपको देखने को मिलता है ये कप के समान, और यहाँ पे इससे ये इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक, इस प्रकार से जुड़ा रहता है ये जो कप वाला भाग है इसी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के गुच्छे ये हैं, ठीक, और ये कप के समान स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये वाला जो है इसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो जो कप के समान है वो ये वाला होता है, ठीक है जी। चलो आगे जल्दी जल्दी, सही है एकदम, आयोग ने सही आंसर लगा रखा है उसका भी। तो अभी तक 1-2 क्वेश्चन साइंस में ऐसे मिले हैं सारी शिफ्टों में जो मैं आपको बता चुका हूं जिन पर रिप्रेजेंटेशन लगना चाहिए, ठीक है, और आपने लगाया हो। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो उसका वेग, पिंड का वेग जो है हमें फाइंड करना है। तो आप सभी बचपन से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 12mv², ठीक है, 12mv²। काइनेटिक एनर्जी दे दिया आपको 100 जूल, है ना, और हाफ m दे दिया 2 और v² यानी v आपको फाइंड करना, 2 से 2 कट गया, v² 100 के बराबर है, तो v यानी वेग आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। चलो जी, चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? देखो आप सभी को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोलते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, हीट का साइन होता है, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और ये टूट जाता है आपका CO2 में, है ना। क्विकलाइम भी बोलते हैं इसको, और CO2 में ये टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को बेसिकली बोलते हैं तापीय अपघटन, ठीक है, तापीय अपघटन इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर नहीं रखा तो अपघटन चल जाएगा बढ़िया, ठीक है, क्योंकि अपघटन के टाइप होते हैं, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है जी। चलो आगे। और हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10⁻⁻10, ये भी सही है। चलो जी जल्दी जल्दी। बीच में काफी गैप आ गया है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और वह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही है, ठीक है, mgh 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है जी। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? कोशिका विभाजन मतलब एक ही कोशिका विभाजित होकर के नई जीव बनाती है, ठीक। अलैंगिक प्रजनन होता है ये एक कोशिकीय जीवों में, ये आपको देखने को मिलता है एक कोशिकीय जीवों में, जैसे हाइड्रा है, जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा और हाइड्रा जैसे एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है? कोशिका विभाजन से नए जीव पैदा होते हैं। एक ही जीव टूट करके कोशिका विभाजित होकर के 2 में बदल जाती है और वो 2 जीव बन जाते हैं, ठीक। चलो जी जल्दी जल्दी। जब किसी वस्तु के विस्थापन का मान 0 होने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो विस्थापन का मान 0 होने के लिए क्या आवश्यक है? कोई वस्तु प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो? समान हो, एक ही बिंदु पर खड़ी है कोई चीज, है ना, तो विस्थापन क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, शून्य विस्थापन होता क्या है? एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाया जाता है तो वो बेसिकली जो दूरी डिस्टेंस कवर की है वो विस्थापन है उस चीज का। लेकिन जब एक ही जगह खड़ा हुआ है व्यक्ति तो क्या विस्थापन हुआ? तो किया गया कार्य भी ऐसे में जो होता है 0, है ना। प्रजातियों की
आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। आप सभी को पता है प्रजनन का उद्देश्य ही क्या होता है? जनसंख्या को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना, ये सभी क्या है? एक उद्देश्य है इसके। तो कॉमन सेंस वाली बात है। निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? जल में डेटॉल की पहचान जो उसकी गंध से की जाती है, जल में चीनी की पहचान नहीं की जाती है गंध से, जल में नमक की पहचान नहीं की जाती गंध से, जल में पोटेशियम परमैंगनेट की पहचान नहीं की जाती है गंध से। ठीक, चलो भाई चलो जी जल्दी 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 जल्दी। हाँ, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के संबंध में किसके बराबर होती है? r/2 के बराबर होती है। बिल्कुल ठीक है, सही है। चलो जी आगे आगे। हाँ, डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है। कौन मृदा से प्राप्त जल और खनिजों का वहन करता है? तो आप सभी को पता है, बचपन से पता है, जाइलम करता है ना। जाइलम जल का वहन करता है, जाइलम जैसे जल, है ना। और जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। ठीक, तो पत्तियों में जो खाना बना है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा टिश्यू करता है? फ्लोएम, है ना। फ्लोएम फैसे फ्लोएम और फैसे फूड। तो जाइलम और फ्लोएम जो है इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही दे रखा है एकदम उन्होंने। चलो जी, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, चलो जी आगे। चलो जी। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं? तो अमीबा जो खाना लेता है वो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से लेता है और उसके अंदर जो है वैक्यूल होता है उसकी कोशिका के अंदर, उस वैक्यूल में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, वो उस एंजाइम में अपने खाने को जो है स्टोर कर लेता है और वहाँ पर वो एंजाइम उस खाने को बेसिकली सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं और फिर जो है उसकी कोशिका उससे जो न्यूट्रिएंट मिले हैं, खाने से जो पोषक तत्व मिले हैं, उन्हें एक तरह से आत्मसात कर लेती है। ठीक, चलो जी आगे। अब शायद कोई क्वेश्चन है। हाँ, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना पहुंचाती है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जो है वो एक तरह से विद्युत सप्लाई के रूप में जो है मैसेज को पहुंचाती है। ठीक है, हो गए क्या? चलो जी, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी टीचर्स ने आपको बता दिया है कि भैया आपका जो 28 तारीख की पहली शिफ्ट है, जो 28 तारीख की आपकी पहली शिफ्ट है, उसका एनालिसिस मतलब जो उसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं रीजनिंग वाले पार्ट के। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में आपको कोई क्वेश्चन गलत मिला है या नहीं मिला है, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ से कर लेते हैं। ये 28 तारीख की आपकी पहली शिफ्ट है, तो देख लेते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर स्लॉग्स वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कुछ रिबन गुब्बारे हैं, कुछ रिबन जो हैं, जो रिबन का कुछ हिस्सा है वो गुब्बारे हैं। ये तो हो गया रिबन। आप लोग देख लीजिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति डालनी है तो वो यहाँ से आप देख लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप उस पर आपत्ति डाल सकते हैं। मैक्सिमम तो ज़्यादातर सभी चीज़ें ठीक है, रीजनिंग में तो गलत नहीं पूछा अभी तक तो। ठीक है, इस वाली शिफ्ट को और देख लेते हैं। कुछ रिबन गुब्बारे हैं, कुछ रिबन की अगर मैं बात करूं तो वो गुब्बारे हैं, गुब्बारे, और कुछ गुब्बारे गरुण हैं। गुब्बारे का कुछ हिस्सा गरुण का है, गरुण का। इस प्रकार से आपको चीजें दी हैं। कह रहा है सभी गरुण क्या रिबन हो जाएंगे? सभी गरुण क्या रिबन है? नहीं है, कोई रिबन गरुण नहीं है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला वैसे गलत हो जाएगा। आप कहोगे ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो यहाँ दोनों के दोनों जो थे वो गलत थे। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। तो यहां पर हम देखेंगे कि भैया प्लस और माइनस को आपस में बदल दो, यानी कि प्लस की जगह पर माइनस रख दो, माइनस की जगह पर प्लस रख दो।
गुणा और भाग को आपस में बदल दो, यानी कि गुणा के स्थान पर भाग रखना है और भाग के स्थान पर गुणा रखना है। कैलकुलेशन करनी थी, 2 से कट जाएगा 8 4 बार, फिर 4 माइनस के 3 प्लस के 2 छिक्के 12, 12 और 4 16, 16 में से 3 घटाओगे 13 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है और ये आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा भैया, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का आपका देखते चलेंगे सभी लोग, कोई बच ना जाए। चलते हैं, मैथ का आ गया, ये आ गया रीजनिंग का आपका कंडीशनल नंबर लेटर साइन वाला। उसने मांगा क्या है, पूछा क्या है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो, ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या होनी चाहिए। मतलब कि 2 प्रतीक लगातार और तीसरा संख्या, 2 प्रतीक लगातार तीसरा संख्या, 2 प्रतीक लगातार तीसरी संख्या, 2 प्रतीक लगातार तीसरी संख्या। यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, देखो 2 सिंबल एक साथ और बाद में संख्या, 2 सिंबल एक साथ ही नहीं है, 2 सिंबल एक साथ है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, डिफरेंस के साथ चल रहे हैं, तो शून्य बिल्कुल सही आंसर माना गया है बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज का। सीरीज का देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, 75 से 65 पर चलोगे तो 10 घटाने पड़ेंगे, 65 से 56 पर चलोगे तो 9 घटाने पड़ेंगे, 56 से 48 पर चलोगे तो 8 घटाने पड़ेंगे और 48 से 47 पर तो 7 घटाने पड़ेंगे। अब 6 घटा देना, 41 में से 6 गया तो 35 वाला ऑप्शन सही था आपका, डी वाला, जो कि सही माना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका भैया, एक और सिलोगिज्म वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ जो हैं, जो ट्री हैं वो फ्लावर हैं, फ्लावर, सभी फूल पत्तियां हैं, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। तो वो कह रहा है सभी पत्तियां पेड़ हैं, क्या सारी पत्तियां पेड़ के अंदर आ रही हैं, नहीं आ रही। सभी फूल पेड़ हैं, क्या सारे फ्लावर पेड़ के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो आप कहोगे दोनों के दोनों गलत। बहुत आसान सी चीजें पूछी गई थी रीजनिंग में। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, किसी बच्चे ने रीजनिंग को भैया एक बार सही ढंग से कर लिया था तो वो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके आया होगा 20 में से, सॉरी 25 में से 25, किसी में 24 है, किसी में 23 है, पूरे 25 भी हैं किसी किसी में, तो ऐसे चल रहे हैं। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, ऐसी संख्या बताओ जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो, यानी कि सिंबल पहले आया हो और ठीक बाद में भी एक प्रतीक आया हो। यानी कि संख्या के दोनों तरफ आपको प्रतीक चाहिए, संख्या के दोनों तरफ प्रतीक, पहला पेयर ये मिला, संख्या के दोनों तरफ प्रतीक चाहिए, संख्या के दोनों तरफ प्रतीक ये मिल गया, संख्या के दोनों तरफ प्रतीक ये मिल गया, संख्या के दोनों तरफ प्रतीक ये मिल गया, 4 पेयर मिल गए। नंबर के दोनों तरफ सिंबल होने चाहिए, 4 पेयर, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एनालॉजी वाला क्वेश्चन। भैया देखेंगे सभी लोग और इसको सही जवाब बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। लॉजिक ढूंढो बस। 6 से 3 पर चलना है माइनस के 3, 11 से 15 पर चलना है प्लस के 4, 21 से 18 पर माइनस के 3, 26 से 4 पर प्लस के 4, -3 + 4 -3 + 4 का लॉजिक चल रहा है, आप भी लगा दो। 10 में से 3 घटाओगे 7 आ जाएगा, 7 वाला एकमात्र ऑप्शन था तो इसी को टिक करके भाग जाते एग्जाम में। इतनी जल्दी जल्दी से सारी चीजें सॉल्व हो रही थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिल्कुल तुरंत इसके नीचे। उपरोक्त श्रृंखला में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। अब क्या पेयर ढूंढना है, संख्या संख्या प्रतीक का पेयर ढूंढना है। 2 संख्या लगातार फिर प्रतीक, 2 संख्या लगातार फिर प्रतीक, 2 संख्या लगातार फिर प्रतीक, बिल्कुल मिल गया। केवल एक पेयर मिल रहा है तो एक वाले को टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी को। एक ही बोर्ड ने इसका आंसर माना है, जो कि बिल्कुल शानदार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते रहो। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये रहा। एम का टी से रिलेशन पूछा है, एम का टी से रिलेशन बिना पेन चलाए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। गुणा का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ये इसकी पत्नी हो गई। पत्नी के बाद फिर यहाँ भाग आ रहा है पिता, पत्नी का पिता हो गया, पत्नी का पिता, फिर माता, पत्नी के पिता की माता, है ना, फिर माइनस आ रहा है तो भाई, पत्नी के पिता की माता के भाई। यहां पर पत्नी के पिता का भाई गलत हो जाएगा, पत्नी के पिता की माता के भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही माना गया था, बिल्कुल सही। यहां रिलेशन नहीं निकालना, ये जैसा कह रहा है ऐसे ही रख देना था बिल्कुल। ये पत्नी
ये पत्नी का पिता, पत्नी के पिता की माता और माता का ये भाई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट। ये क्वेश्चन था जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रहा था एग्जाम में, हालांकि ये बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होता है ना, बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं हो सकता। आपको जैसे यहाँ तीसरा वाला विकल्प दिया है तो मैं इसी पर लॉजिक आपको बता देता हूँ। पहले 295 को 58 के साथ रखना है और 430 के साथ आपको रखना है भैया 85। दोनों तरफ का लॉजिक सेम होना चाहिए था, तब तो क्वेश्चन ठीक है, वरना फिर गलत है। दोनों तरफ का लॉजिक सेम होना चाहिए, क्या हो सकता है ढूंढो जरा। 58 से इधर कैसे जा सकते हो, 5 पंजे 25, 5 40, 5 की गुणा 58 पंजे 290, 58 पंजे 290 प्लस के 5 95। क्या इधर भी ऐसा ही है, 85 गुणा 5 करना, 5 पंजे 25 हासिल गया 2, 5 40 और 2 42, 5 जोड़ूंगा 425 में 430 हो जाएगा। दोनों तरफ का लॉजिक सेम बना ऑप्शन नंबर सी पर, गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5। ऑप्शन नंबर सी वाला बोर्ड के द्वारा सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। 7 प्लस के 5 12, 9, 9 से 5 पर जाओगे माइनस के 4, 9 और 5 14, 11, 11 से 8 पर चलोगे माइनस के 3, 11 प्लस के 5 16 और 13 से 10 पर चलोगे माइनस के 3, 15 प्लस के 5 20 और 17 से 14 पर चलोगे तो माइनस के 3। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक ये रहा आपका एनालॉजी वाला, यहाँ लॉजिक पहचानना था, क्या लॉजिक हो सकता है। डी 4 पर, के 11 पर, 4 से 11 पर चलोगे तो 7 जुड़ रहे हैं, आई 9 पर, 9 प्लस के 7 16 हो रहे हैं, जे 10 पर, ये 17 पर प्लस के 7 हो रहे हैं, एच 8 पर, एच 8 पर, ओ 15 पर प्लस के 7 हो रहे हैं। प्लस का 7 था हर किसी में, आप भी कर दो। 2 में 7 जोड़ोगे 9, 9 पर आ जाएगा आई, 7 में 7 जोड़ोगे 14 पर आ जाएगा एन। आई एन वाला एकमात्र विकल्प था ऑप्शन नंबर 3, तो इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ोगे नेक्स्ट की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से इनको बिठाना था सेंटर की तरफ फेस करके। सबसे पहली लाइन में बोला डी एफ के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर बैठा है, अगर मैं एफ को यहां बिठाता हूं तो डी इधर आ जाएगा, एफ के ठीक बाईं ओर। बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी यहां पर आ जाएगा। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई और सी का निकटतम पड़ोसी ए आ गया, खत्म सवाल। पूछा क्या है, ई के सापेक्ष डी का स्थान बताओ। ई के सापेक्ष डी का स्थान तुरंत दाएं हाथ पर बैठा है, ई के सापेक्ष डी की पोजीशन बतानी है, तो डी जो है वो ई के रेस्पेक्ट में कहां बैठा है, तुरंत राइट हैंड पर, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर वाला ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट सीरीज का। ये रहा क्वेश्चन भैया, 18 में से 2 गए, 16 में से 2 गए, 14, 14 में से 2 गए, 12, 12 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10, 10 पर होता है जे, जे वाले 2 ऑप्शन थे, आई वाले खत्म कर दो। जे 10, 3 13, 3 16, 3 19 और 3 22, यहाँ 3 प्लस करना है, 22 पर होता है वी, वी वाला ऑप्शन केवल एकमात्र ऑप्शन था, तो ये तो हो गया गलत। तो बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया गया है भैया x की वैल्यू आपने जैसे 322 रखी और यहाँ लिखा हुआ है 23, 23। आगे चलते हैं, 476 दिया गया था और यहाँ दिया गया है 34। इस पर लॉजिक ढूंढना था, तो कैसे बन सकता है लॉजिक, पहचानो जरा। डिफरेंस से तो नहीं हो रहा, कहीं गुणा भाग के लॉजिक से ही बनेगा। 23 गुणा 23 एकम 23, 9, 23 चौका 92, 14 का भाग हो रहा है सीधा सीधा, 14 का भाग हो रहा है सीधा सीधा। यहां भी 14 का भाग करूंगा, क्या बात बनने वाली है, 14 दूनी 32, सॉरी 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार कटेगा, 14 चौके 56 आ जाएगा। इधर 23 आ गया भाग करने पर, इधर 34 आ गया, तो 14 के भाग पर जो लॉजिक बन रहा था ऑप्शन नंबर 4 पर बन रहा था, वही आपका सही जवाब है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था एग्जाम में, क्योंकि बच्चे पहले विकल्प को करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तब जाकर चौथे पर जाकर बात बनी, तब थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये हो जाता है, लेकिन गलत नहीं था, ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि यहाँ मैं आपको बस वही क्वेश्चनों को बताने आया हूँ। अगर किसी में कोई गलती है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक तो किसी में कोई गलती मिली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका रैंकिंग टेस्ट। अंजू की रैंक अपनी कक्षा में 18वीं है, शीर्ष से 15वीं है ना। कक्षा में नीचे से 18 और शीर्ष से 15, तो 18 प्लस के 15 माइनस के 1, 18 15 33, 33 में से 1 घटा दोगे, नंबर ऑफ टोटल आ जाएगा 32। 32 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन। जी का कोड बताना था, जी को ढूंढो। जी कहां पर आ रहा है? मीन्स में जी नहीं है तो इसमें आपका आंसर नहीं है। रेंज में जी है, इसमें आपका आंसर है। और प्राइम में जी नहीं है तो इसमें आपका आंसर नहीं है। तो भैया 7 5 8 2 आपका आंसर नहीं हो सकता। ना तो 5 हो सकता, ना 8 हो सकता। और प्राइम में मैंने देखा 6 4 2 3 7, 6 4 2 3 7, यानी कि 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 9 वाला बिल्कुल सही है। क्योंकि ना तो इसमें हमारा आंसर छिपा हुआ, ना इसमें हमारा आंसर है तो इसमें है बस। तो ये जितने भी नंबर हैं वो हमारे आंसर नहीं हो सकते, ना ये वाले आंसर हो सकते। आगे बढ़ो। अल्फाबेट सीरीज ये रही भैया। 15 और 1 16, 16 और 1 17 और 1 18, +1 हो रहा है केवल। 18 1 19 पर एस आ जाएगा। एस वाले 2 विकल्प थे, इनको हटा दोगे आप। 18 19 20 21 22 पर वी आ जाएगा। वी वाला ये रहा ऑप्शन नंबर 4। भाई 5 5 सेकंड के क्वेश्चन, मात्र 5 5 सेकंड के। आगे बढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द ऑड वन आउट। 20 25 प्लस के 5 हो रहे हैं। 14 प्लस के 5 19, बिल्कुल प्लस का 5 है। 24 प्लस के 5 करूंगा 29 हो जाएगा। 18 प्लस के 5 करूंगा 23 हो जाएगा। 2 प्लस के 5 7, बिल्कुल सही है। 22 प्लस के 5 27, बिल्कुल सही है। 26 और ये 16, तो यहां माइनस के 10 हो रहे हैं। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोर्ड ने भी डी माना है तो राइट है एकदम। नेक्स्ट 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 भैया, अगला क्वेश्चन। मैथ साइंस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। फटाफट से बिठा दोगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 उत्तर की तरफ। ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर। 1 2 3 ई आ जाएगा यहां पर। आगे चलो। जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 1 2 3, जी आ जाएगा इधर की तरफ। बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी। सी एफ इधर इधर हो सकते हैं कहीं पर भी। डी सी के बाएं दूसरा है। अगर मैं सी को यहां रख दूंगा मामला खराब हो जाएगा, तो इसका अर्थ है सी के बाएं दूसरा, डी यहां बिठाना ही पड़ेगा। और बी जो है वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, यहां पर आ जाएगा। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ए यहां पर बचा। ए और एफ के बीच में 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। 4 ही बोर्ड ने आंसर माना है, जो कि एकदम करेक्ट है, एकदम राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। भागो भैया जल्दी से नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। चेक करेंगे। पिंग का कोड दिया है, नोज का दिया है, आपसे एन का पूछा है। एन का पूछा है तो दोनों तरफ एन कॉमन है। इसमें भी एन आ रहा है और इसमें भी एन आ रहा है। तो दोनों तरफ नंबर में कॉमन कौन सा है? 4 6 3 8 में से 4 6 3 8 में से 3 इसमें भी मिल गया और 3 इसमें भी मिल गया। तो भैया 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये रहा जी आपका। ये कह रहा है शहर एक्स के सरकारी प्राधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। पिछली सर्दियों के दौरान एक्स में अस्थमा के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। भाई मेरी बात सुनना। पिछली सर्दी के दौरान शहर एक्स में अस्थमा के मामले में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। इस वजह से शहर एक्स के सरकारी प्राधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए खोज? क्योंकि पिछली बार अस्थमा के मामले बहुत ज्यादा आए थे, तो इसी कारण से ये प्रभाव सामने आया। वरना ये क्यों करते? क्योंकि पिछली बार मामले बहुत ज्यादा आए थे पॉल्यूशन से अस्थमा के। तो कारण दूसरा हो गया, एक प्रभाव हो गया। कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका संभावित प्रभाव है। बोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर माना है। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
कैलकुलेशन करनी थी, केवल ए का अर्थ भाग रखना है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस। 11 से 11 कट जाएगा एक बार, इधर हो गया 121 प्लस का 21 माइनस का 121, इससे 121 से 121 जाता रहा, आपके पास बचेगा केवल ये बीच में जो है 21, ये बीच में जो था वो 21 था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो जी, और कोई बचा हो तो उसको भी कर लेते हैं। 74, 75 ये रहा आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है वेणु बिंदु वाई से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलाता है। दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलाया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलाता है, 15 किलोमीटर चलाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 38 किलोमीटर चलाता है, 38 किलोमीटर चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलाता है, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 31 चलाता है, 31 इससे थोड़ा कम रखना है 38 से, है ना, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 28 किलोमीटर चलाता है, 13 और 15 28 यहाँ जाएगा इसके सामने, ये टोटल 28 होगी तो यहाँ पर आ गया इसके सामने, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, जेड पर रुकने के लिए 13 किलोमीटर साइकिल चलाता है, 13 किलोमीटर ये चला रहा है, जेड पर रुक गया, चला था वो वाई से। पूछ क्या रहा है, पुनः वाई तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, 7 तो ये हो गई ऊपर वाली, और ये जो सामने वाली डिफरेंस है वो कितनी है, टोटल 38, 38 में से 31 घटा दोगे 7 ये बचेगी, 7 प्लस 7 और लास्ट वाली 13 है, तो 13 7 20 और 7 27, 27 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 27 वाला एकमात्र ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बाकी ऐसे ही आगे की जो शिफ्ट बची हुई है उनका भी सबको आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। तो मेरी तरफ से आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय।